मुझे जिस समय का बेसब्री से इंतजार था वो समय आ गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 28 तारीख को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। मेरे विद्यार्थियों को, जिनको मैंने पूरे वर्ष भर बड़े मन से पढ़ाया है, वो बहुत अच्छी तैयारी के साथ इस पेपर को देने वाले हैं। ये मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है। लेकिन मैं अंतिम समय में जाते जाते आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ उन 4 दिनों की जो कि आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि हर एक स्टूडेंट ये चाहता है कि ऐसा कोई मूल मंत्र मिल जाए जिससे कि हम उन 4 दिनों के अंदर अपनी पढ़ाई को किस प्रकार से डिवाइड करके पढ़े, ड्रीम 100 का जो सपना है वो सपना साकार किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, वही सपना साकार करने के लिए मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ 100 आउट ऑफ 100 4 डेज प्लान RBSc पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वो समय जिसका कि मुझे बेसब्री से इंतजार था। हमेशा मैं कहता हूं आपको बेसब्री से इंतजार, लेकिन मुझे जिस समय का बेसब्री से इंतजार था वो समय आ गया है, क्योंकि अब आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर बहुत करीब है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 28 तारीख को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और मेरे विद्यार्थियों को, जिनको मैंने पूरे वर्ष भर बड़े मन से पढ़ाया है, वो बहुत अच्छी तैयारी के साथ इस पेपर को देने वाले हैं। ये मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है। लेकिन मैं अंतिम समय में जाते जाते आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूं उन 4 दिनों की जो कि आपको मिलने वाले हैं। ये 4 दिन आपको क्यों मिल रहे हैं? तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी के पेपर के बाद आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का पेपर देना है। इस दरमियान बीच में आपको लगभग 3 दिन मिल रहे हैं और एक दिन मैंने एक्स्ट्रा जो जोड़ा है वो दिन है आपका जिस दिन आप हिंदी का पेपर देकर के आएंगे, क्योंकि बाकी बचा हुआ जो समय है वो पूरा दिन भर आपके पास में होगा। तो इन 4 दिनों का आप बेस्ट यूटिलाइजेशन किस प्रकार से कर सकते हैं जिससे कि आप 100 आउट ऑफ 100 प्राप्त कर सके। क्योंकि हर एक स्टूडेंट ये चाहता है कि ऐसा कोई मूल मंत्र मिल जाए जिससे कि हम उन 4 दिनों के अंदर अपनी पढ़ाई को किस प्रकार से डिवाइड करके पढ़े, जिससे कि वो जो 100 आउट ऑफ 100 ड्रीम 100 का जो सपना है वो सपना साकार किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, वही सपना साकार करने के लिए मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं 100 आउट ऑफ 100 4 डेज प्लान RBSc पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के लिए। क्या प्लान रहेगा? तो शुरू करते हैं हम इस प्लान को। सबसे पहले तो आप यहां पर देखेंगे डे 1 की बात करते हैं हम। डे 1, तो प्यारे विद्यार्थियों, डे 1 जो है ना वो आपका कितनी तारीख को मिल रहा है? वो मिल रहा है आपको 24 मार्च को। 24 मार्च को आप हिंदी का पेपर देकर के आएंगे। उसके बाद आप लोगों के पास पूरा दिन भर फ्री रहेगा। तो 24 मार्च को आपको क्या क्या करना चाहिए, मैंने जो सोचा है उसके अकॉर्डिंग मेरा ये प्लान है कि आपको सबसे पहले जो बड़े क्वेश्चंस हैं, जहां से बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, सबसे पहले वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लेने चाहिए। तो इस एक दिन में बचा हुआ जो कि आपका पूरा दिन है, मैंने आपको केवल 3 चैप्टर दिए हैं और वो 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? वो है निबंधात्मक क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप चले जाइए राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पर। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां जो है, इसके अंदर आप सभी को पता है मानचित्र यानी कि मैप पूछा जाएगा। आप देख रहे हैं कि मैंने मैप के बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं पूरे साल भर में आपको। तो चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें मैप जो भी दे रखे हैं ना, उसके अंदर सारे उन पॉलिटिकल प्लेसेस के नाम देख लीजिए। आजादी से पहले भारत के कौन कौन से देसी रियासतें थी और कौन कौन से ब्रिटिश प्रांत थे, उन सबको। उसके बाद चले जाइए आप आजादी के बाद जो भारत था, उसके बाद कौन कौन से स्टेट भारत में जुड़ते चले गए। तो किसी भी स्टेट के बारे में पूछा जा सकता है, नवीनतम स्टेट के बारे में भी पूछा जा सकता है और सबसे पहले आजादी के बाद के जो रजवाड़े या रियासतें थी उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब इसको तैयार कैसे करना है, इसका भी एक आइडिया है मेरे पास। आप खाली पॉलिटिकल मैप को उठाइए, ठीक है ना। खाली पॉलिटिकल मैप का मतलब यह है ब्लैंक होना चाहिए जिसके ऊपर इनके नाम नहीं लिखे हुए हो। एक बार बहुत गहराई से पढ़िए, सबको अच्छे तरीके से देखिए, फिर आप खुद जो है वो मैप को फिल कीजिए। एक स्थान को फिल कीजिए। राजस्थान कहाँ है? यहाँ पर। गुजरात कहाँ है? यहाँ पर। MP कहाँ है? बिहार कहाँ है? असम कहाँ है? त्रिपुरा कहाँ है? मणिपुर कहाँ है? नागालैंड कहाँ है? मिजोरम कहाँ है? एक को अपने हाथ से जब फिल करेंगे तो एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मैप के रिगार्डिंग, आप उसको बहुत बेटर तरीके से कर पाएंगे। ठीक इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 ध्रुवीयता का अंत, यानी कि 2 ध्रुवीयता का अंत, यह है विश्व राजनीति का पहला चैप्टर।
और यहां से आपको पता है निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि ब्लूप्रिंट ये कह रहा है कि निबंधात्मक प्रश्न के ये 3 चैप्टर रहेंगे। तो 2 ध्रुवीयता के अंत में से कौन कौन से निबंधात्मक प्रश्न बनते हैं ये आप लोगों को मैंने साल भर पढ़ाया है और बताया भी होगा। ये भी साथ साथ देखिए कि पिछले साल कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, PYQ जिसको कहा जाता है, PYQ। पिछले साल जो प्रश्न पूछा गया था उसके आने की संभावनाएं बहुत कम रहती है। अब उसके अलावा जो बच गया है उसे बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, है ना। और ये तो मैंने बता ही रखा है, सोवियत संघ का अंत क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे, सोवियत अर्थव्यवस्था क्यों चरमरा गई थी, इसके क्या कारण थे, सोवियत संघ का उत्थान किस प्रकार से हुआ, सोवियत संघ के उत्थान में उनके नेताओं की क्या भूमिका थी, शॉक थेरेपी क्या थी, उसके परिणाम क्या हुए, भारत रूस संबंध, ये सभी वो प्रश्न हैं जो कि निबंधात्मक प्रश्नों के रूप में पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद में आप आ जाइए तीसरे चैप्टर पर, और वो है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। इस चैप्टर में से भी निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। और इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको पता है वैश्वीकरण का अर्थ, वैश्वीकरण के कारण, आई थिंक पिछली बार पूछा जा चुका है। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव को भी पूछा जा चुका है, तो वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव, वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव, वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, वैश्वीकरण की आलोचना, ये सारे वो निबंधात्मक प्रश्न हैं जो कि महत्वपूर्ण रहेंगे। इनमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि इन दिनों के अंदर मैं आपके साथ लगातार रहने वाला हूं, क्योंकि मेरी बैक टू बैक क्लासेस आपके साथ में रहने वाली है और मैं एग्जाम तक आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। अंतिम समय तक आपको, वो कहता ना कि एक मंत्र फूंक दिया जाए जिससे कि विद्यार्थियों के अंदर एक जोश आ जाए, एक एनर्जी आ जाए, एक जुनून से पेपर को देने की वो ताकत आ जाए, वो कला आ जाए, तो वो मैं आपको अंतिम समय तक देता रहूंगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस कहीं पर भी वीक नहीं होगा। अब आ जाते हैं डे 2 पर। दूसरा दिन 25 मार्च का रहेगा। अब 25 मार्च का जो दिन रहेगा उसमें मेरी एक क्लास भी होगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बचा हुआ जो समय आपका रहेगा उस समय में आप कितने चैप्टर कवर करेंगे, 1 2 3 4। और ये चैप्टर आपके कौन से हैं, दीर्घ उत्तरात्मक। भाई साहब आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस जो है ना, जिनमें ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो बहुत पहले ही परफेक्ट कर लेने हैं। कहीं पर कोई इफ बट की संभावना ही नहीं रहनी चाहिए, कहीं पर किसी प्रकार के नंबर कट जाए, ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना है आपको। यहां आप देखिए जरा कि साहब सत्ता के समकालीन केंद्र वो चैप्टर है जहां से दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। अब सत्ता के समकालीन केंद्र में पहले कौन सा प्रश्न पूछा गया है उसको ध्यान देते हुए आप बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको दीर्घ उत्तरात्मक के रूप में लीजिए। देखिए दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत गहराई से जाकर के आपको इनकी एक एक चीजों को पढ़ना होगा। आसियान का गठन, आसियान के उद्देश्य क्या थे, जैसा कि एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया, ये दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न में पूछा जा सकता है। जापान सत्ता के समकालीन केंद्र के रूप में कैसे उभरा, दक्षिण कोरिया सत्ता के समकालीन केंद्र के रूप में कैसे उभरा, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। यूरोपीय संघ पर पिछली बार प्रश्न पूछा जा चुका है, संभावना थोड़ी कम बनेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। भारत चीन संबंधों पर पूछा जा चुका है, थोड़ी संभावना कम रहेगी, लेकिन बचे हुए जो भी हैं उन सबको आपको इसको दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न में लेना है। अंतरराष्ट्रीय संगठन, यहां से अंतरराष्ट्रीय संगठन में कौन कौन से प्रश्न दीर्घ उत्तरात्मक के रूप में बनते हैं, उन प्रश्नों को तैयार कीजिए, बड़े अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। एक दल के प्रभुत्व का दौर, जो कि समसामयिक विश्व राजनीति नहीं बल्कि आजादी के बाद भारतीय राजनीति में से है। यहां पर आपको एक दल के प्रभुत्व के दौर में मुख्य रूप से कौन कौन से बड़े प्रश्न के रूप में या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं, ये मैंने वैसे तो आपको साल भर पढ़ाते वक्त बताया ही है, बट अभी जैसा कि मैंने निबंधात्मक और 2 ऊपर के चैप्टर के बारे में बताया, तो यहां पर भी मैं आपको बता दूं कि एक दल के प्रभुत्व के दौर में इस बार जो संभावना रहेगी वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी पर रहेगी, जिसमें कि भारतीय जनसंघ पर काफी संभावना है, पूछा जा सकता है प्रश्न। साथ ही साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पर पूछा जा सकता है, समाजवादी पार्टी यानी कि सोशलिस्ट पार्टी पर पूछा जा सकता है कि ये पार्टियां किस प्रकार से उभरी, इनकी विचारधाराएं क्या थी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में रहेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट चैप्टर है जिसमें कि आपको दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। काफी दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट में से बनते हैं। आपातकाल जो उद्घोषित हुआ था, इसके पीछे आर्थिक संदर्भ क्या था, आर्थिक परिस्थितियां क्या थी, क्या आपातकाल सही था, क्या आपातकाल को घोषित करने का तरीका सही था, आपातकाल के दौरान
क्या क्या हुआ था, आपातकाल के परिणाम क्या निकले, आपातकाल को लेकर सत्ता पक्ष का क्या कहना था, विपक्ष का क्या कहना था, ये सभी प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। डे 3 26 मार्च, इस दिन आपको एक साथ 5 चैप्टर पूरे करने हैं और ये चैप्टर आपके रहेंगे लघुतरात्मक प्रश्नों के लिए। लघुतरात्मक प्रश्नों में कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, तो वो है सत्ता का समकालीन दक्षिण एशिया अंतरराष्ट्रीय संगठन में से भी पूछा जाएगा, समकालीन विश्व में सुरक्षा में से भी पूछा जाएगा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन में से पूछा जाएगा, नियोजित विकास की राजनीति में से पूछा जाएगा। तो ये आपको तीसरा दिन जो मिलेगा, उस दिन में एक मेरी क्लास होगी 26 तारीख की, जो कि महामैराथन 27 को होगी क्योंकि 28 को पेपर है, लेकिन एक क्लास आपको इस दिन भी मिलेगी। और यहां आपको जो है वो लघुतरात्मक प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से, बारीक तरीके से करना है क्योंकि देखिए, जब लघुतरात्मक प्रश्नों की बात करते हैं 50 शब्द सीमा होती है उत्तर, कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नियोजित विकास की राजनीति में से आपसे पूछ ले, मान लीजिए वामपंथ क्या है, दक्षिण पंथ क्या है, तो कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको इनको बहुत बारीक तरीके से पढ़ना है। आपके पास पूरा दिन रहेगा इसको तैयार करने के लिए, और ये वो समय आ गया है जो कि एक तरह से अंतिम दिन होगा आपके पास में, 27 मार्च का दिन होगा। इस दिन महामैराथन क्लास भी होगी। बचा हुआ समय आप लोगों को किन के लिए देना है, लघुतरात्मक प्रश्नों के लिए, बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए, रिक्त स्थान के प्रश्नों के लिए। यहां पर आपको काफी बारीक और ज्यादा बारीक जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि अब आपको वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाना है। कहीं से कोई भी प्रश्न उठ जाएगा, किसी भी लाइन से उठाकर पूछ लेंगे, है ना। रिक्त स्थान कोई भी लाइन दी जा सकती है। और ठीक इसी प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो कहीं से कोई भी पूछा जा सकता है। वैसे उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको साल भर पढ़ाया है उनसे बाहर तो कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ तो करवा ही रखा है। उम्मीद करता हूं कि जब महामैराथन क्लास आएगी तो उसमें मैं जो क्वेश्चंस करवाऊंगा शायद उन्हीं में से प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिखाई दे जावे। तो आपको महामैराथन क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखें कौन कौन से चैप्टर हैं। तो भारत के विदेश संबंध, कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, भारतीय राजनीति में बदलाव, आप इन चैप्टर्स को इन क्वेश्चंस के लिए विशेष रूप से तैयार करेंगे। अब 27 तारीख के बाद आप लोगों के पास में तो 27 तारीख के बाद आप लोगों के पास में अब अंतिम दिन बचेगा 28 तारीख, यानी कि 28 तारीख की सुबह। उस दिन भी आप लोगों के लिए मैं वहां पर उपस्थित रहूंगा। एक मॉर्निंग की क्लास होगी जो कि आपको रिफ्रेश करने के लिए होगी। तैयारी आप भी कर चुके होंगे और मैं भी करवा चुका हूंगा, लेकिन वो समय आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम से जस्ट पहले मॉर्निंग में अगर आप कुछ सुन करके जाएंगे तो ताजा ताजा दिमाग में इस तरह से रहेगा कि आप एग्जाम में लिखते समय सीधा मेरे बोले हुए शब्द आपके कान में गूंजेंगे और आप उन सबको लिख डालेंगे। तो यहां आपको अपने समय का बहुत बेस्ट यूज करना है। आपको एक एक पल को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काम में लेना है। अपने आप को बहुत काम का मतलब होता है एकदम शांत रखना है। थोड़ा सा अपनी नींद को कम करना है, क्योंकि ये वो समय होता है जबकि हमें जगकर पढ़ना होता है। सोने के लिए तो हमें बहुत समय मिला था जब हमने खूब नींद ली होगी। बाकी दूसरी जितनी भी एक्टिविटीज होती है उससे भी थोड़ा सा हमें इस समय दूर रहना होता है, क्योंकि मुख्य जो टारगेट है ना, वो कहते हैं कि अर्जुन ने जब मछली पर निशाना साधा था तो उस समय वो खुद बहुत डिस्टर्ब थे कि घूमती हुई मछली को मैं कैसे निशाना लगाऊंगा, क्योंकि उन्हें उस मछली को पानी में देखना था और ऊपर की तरफ निशाना लगाना था। तभी उन्हें निर्देशन दिया कि भाई साहब अर्जुन महोदय, आप जो है वो केवल उसकी आंख को देखिए, मछली को मत देखिए, वो घूम रही है तो। और साहब अर्जुन ने केवल उस आंख को देखा और एकदम सटीक निशाना लगाया। तो आपका जो सटीक निशाना है वो 28 तारीख है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। आप सभी को पॉलिटिकल साइंस के पेपर की अग्रिम शुभकामनाएं। मिलता हूं जल्द ही आप लोगों के साथ बहुत महत्वपूर्ण क्लासों के लिए। थैंक यू।
तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर जो कि चल रहा था उसे एक्सटेंड कर दिया है, इसलिए आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कई बार सोचते हैं कि हाँ बिल्कुल ये डेट मुझे पता है, इस तारीख को मुझे ये ऑफर है जिसका फ़ायदा उठाना है, बट किसी कारणवश वो भूल जाता है, उसका लाभ नहीं ले पाता है। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये तारीख जो है ना उसे आगे बढ़ा दिया गया है, और वो आप सभी के हित में। आप देख सकते हैं कि जो डेट एक्सटेंड की गई है वो डेट कब है, 31 मार्च तक, यानी कि अब आप 31 मार्च तक इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ऑफर क्या है, 11-12 के सभी ऑनलाइन ट्यूशन कोर्सेज पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है अप टू 90% का। साथ ही साथ आपको 100% कैशबैक भी मिल सकता है, और सभी पेड स्टूडेंट्स को 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और वो कब मिलेगा, जब आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे, होली इस नाम से आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, होली तो जा चुकी है, अब होली का फायदा उठा लीजिए, क्योंकि ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा।